हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारी पॉलिटी की इस क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हमारी इस सेशन में जो है हम जो पॉलिटी के जो हमारे आगे के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है वो हम जो है मंत्रिपरिषद के बारे में और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने बात करी थी। इसके अलावा जो है उच्च न्यायालय के बारे में भी हमने बात करी थी और इस वीडियो में जो है हम आपात उपबंध के बारे में भी बात करेंगे और उससे जो अन्य संबंधित टॉपिक हैं उनसे भी जो क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में बने हुए हैं या पूछे गए हैं उन सभी से संबंधित क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस और साइंस की भी जो क्लासेज हैं वो हमारी लगातार चैनल पर जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उनका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्लास की PDF के साथ साथ जो है हमारा जो है वो महत्वपूर्ण अपडेट वहाँ पे और ई बुक जो है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है और ये हमने कल भी किया था कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए, संसद को जो है वो भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने या किसी एक राज्य में या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है, ये उसका अधिकार है। और ये अधिकार जो है या ये जो पावर है उसको संविधान से मिला है। इसमें जो है वो किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आपको मैंने डी बताया था। ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम अभी जल्दी में 2024 में पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है जो आपात उपबंध से रिलेटेड है और हमारे सेशन का पहला सवाल हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ठीक है, तो ये जो होगा हमारा अनुच्छेद 352 हो जाएगा। आपातकाल के लिए हमारे 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। अब 352 में क्या है कि आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह या किसी बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध की इस परिस्थिति में, तो हम 352 के तहत जो है वो हमारे देश में जो है वो आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है। इसके अलावा अगर 356 की बात करी जाए तो जब किसी मतलब राज्य का या राज्यपाल अगर जो है वो राष्ट्रपति से प्रतिवेदन करता है और किसी राज्य की जो है वो राज्य व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही होती है तो जो राष्ट्रपति वहाँ पे क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो ये भी हमारा एक आपात उपबंध में ही आता है। इसके अलावा 360 अनुच्छेद में जो है इसमें जो है वो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 अनुच्छेद जो है वो आपातकाल से संबंधित है, 352, 356 और 360। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि 352 किसके लिए है और 356 किसके लिए है और 360 किसके लिए है। ये आपसे सवाल जो है वो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे पूछा गया था। देखिए, 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है, ठीक है, या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है भारत या किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 में जो है वो सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया था। अनुच्छेद 355 जो है यह संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। और 356 में क्या कहा गया है, तो 356 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके उस राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और अनुच्छेद अगर 360 की बात की जाए तो राष्ट्रपति को यह मतलब ज्ञात हो जाए या समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें भारत या उसके किसी एक भाग का वित्तीय स्थायित्व जो है वो संकट में है, तो वह जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा 3 अनुच्छेद, 352, 356 और 360। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा 352 किस लिए है और 356 किस लिए है और 360 किस लिए है। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रपति जो है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। हथियारबंद की विद्रोह की बात कहाँ की गई है, तो 356 में की गई है, ये 352 में की गई है, ये भी याद रखिएगा। वाह युद्ध, ये भी हमारा 352 में किया गया है युद्ध के आधार पर, यह भी हमारा 352 के अंतर्गत आता है।
तो हमारा जो डी विकल्प होगा तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा और डी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। हमारा अगला सवाल है जो 17वीं बीपीएससी एग्जाम में आपसे पूछा गया है और बहुत ही मतलब अभी लेटेस्ट सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो देखिए इसमें जो है 352, 356 और 360 ये सभी जो है वो आपातकाल से संबंधित है, लेकिन जो हमारा इसमें जो है वो किसी मतलब वित्तीय आपातकाल और या हमारा जो राष्ट्रपति शासन की बात नहीं की गई है। तो मुख्यतः आपातकाल को हम 352 अनुच्छेद के नाम से जानते हैं, इसीलिए हमारा 352 जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें कि वित्तीय आपातकाल तो 360 में, और अगर बात करें कि राष्ट्रपति शासन तो हमारा 356 अनुच्छेद के तहत जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आपसे ये है 45वीं बीपीएससी और 42वीं बीपीएससी 1997-98 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये मुख्यमंत्री के आधार पर सलाह पर नहीं होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के आधार पर भी नहीं होता है, ये गवर्नर के जो है सलाह पर होता है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए, मतलब यह मालूम हो जाए या उनको ये अवगत हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों को के अनुसार जो है वो नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जो है वो उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की जो है सरकार को बर्खास्त कर अब शक्तियाँ जो है वो अपने हाथ में ले सकता है। हमारा अगला सवाल है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा और ये भी हमारा जो है वो सही हो जाए, ये हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है ये विचार जरूर करेगा और उसको आरक्षित भी रखेगा, तो इसीलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला हम पढ़ते हैं। अगला है हमारा कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमारा वित्तीय आपातकाल है। ठीक है। इसीलिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य विधेयक जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे, तो ये भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा जो है वो हमारा सही हो जाएगा, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल की जो है वो व्यवस्था की गई है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 360 के खंड 4 के तहत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों से संबंध सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों का वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ साथ संघीय मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा 360(4) के उपबंध ए का दूसरा के तहत जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जा सकते हैं। अतः 1, 3 और 4 सही है, जबकि हमारा 2 जो है वो गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए की जा सकती है। अब देखिए अगर आपातकाल लगाया गया तो सबसे पहले वो कितने दिन तक लगाया जा सकता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। तो आपको बताना है कि 3 महीना, 15 दिन या 6 महीना या 1 साल। तो ये जो पहली बार जब लगाया जाएगा तो ये 6 महीने के लिए लगाया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है पहली बार में, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी CDPO प्री 2018 में इस सवाल पूछा गया है और आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक नहीं था। यदि आपातकाल की घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की स्वीकृति के साथ जो है इसे जो है वो बढ़ाया जा सकता है, याद रखिएगा, लेकिन एक बार में 6 महीने से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल जो है वो वित्त आयोग से है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो कौन सा कथन जो है वो सही है वित्त आयोग के बारे में। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो वित्त आयोग जो है वो एक सांविधिक
निकाय है। और दूसरा जो दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग स्थापित किया गया है। ठीक है। तीसरा जो आपसे कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। और चौथा जो कह रहा है कि पहला वित्त आयोग जो है वो 1950 में जो है वो स्थापित किया गया था। तो इनमें से हमारा कौन सा सही है? तो हमारा दूसरा जो है वो सही है और तीसरा हमारा सही है। क्यों? क्योंकि संविधान के 200 अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग स्थापित किया गया था और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। ठीक है। देखिए क्या क्या है वित्त आयोग के बारे में हम इसमें थोड़ा देखते हैं और इसका जो सही विकल्प होगा वो हमारा सी हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी प्री 2012 में पूछा गया है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 280 जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक क्या होता है? जिसका उल्लेख जो है संविधान में होता है वो हमारा संवैधानिक होता है और जिसका उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं होता है वो हमारा सांविधिक होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जैसे अनुच्छेद 280 के तहत जो है वो इसका गठन किया गया है इसीलिए संवैधानिक है। अगर बिना किसी अनुच्छेद के इसका गठन किया गया होता तो ये क्या होता? ये हमारा सांविधिक होता। ठीक है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में, राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती हैं। वित्त आयोग भारत की समेकित या संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और धातव्य है या ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन जो है वो के.सी. नियोगी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1951 में किया गया था। और आपसे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि 1950 में किया गया था, इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि जो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपता है, तो वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? आपसे 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अनुच्छेद 280 के तहत जो है वो वित्त आयोग का जो है वो गठन किया गया है। इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसके पहले जो अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। और पहला जो वित्त आयोग गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो 22 नवंबर 1951 में किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा मेरे कहने से कि वित्त आयोग का काम क्या है, वित्त आयोग करता क्या है? तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है वो राजस्व के वितरण का जो है वो सिफारिश करता है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, यह व्याख्या करता है। आपसे ऑप्शन में ऐसा भी पूछ सकता है। हमारा अगला सवाल है जो 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा गया है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में जो है वो संघीय वित्त आयोग जो है वो संबंध रखता है तो किससे? तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ठीक है। तो राज्यों एवं केंद्र के बीच जो वित्त से, जो टैक्स का जो है राजस्व जो होता है उसका जो है इसके बीच में जो है व्याख्या करता है। ठीक है। तो बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। यह दोनों के मध्य जो है कर एवं अनुदानों के बारे में, विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। देखिए सुझाव ही दे सकता है, ये आदेश नहीं दे सकता, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में पूछा गया है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा इसका कार्य क्या है। तो इसका जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वो राजस्व का बंटवारा। ये हमारा जो पहला विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए संविधान अनुच्छेद 280 जो है इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में तथा राज्यों के मध्य ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके से के संबंध में राष्ट्रपति को जो है वो सिफारिश प्रस्तुत करना है। हमारा अगला सवाल है कि योजना आयोग या नीति आयोग इससे संबंधित है। तो आपसे पूछ रहा है कि योजना आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? आपको बताना है कि योजना आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 15 मार्च 1950 हो जाएगा। विकल्प बी जो है हमारा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को जो है वो योजना आयोग की स्थापना हुई थी और इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है और संविधान में इसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है, इसीलिए ये क्या है,
ये गैर संवैधानिक निकाय या जिसे हम सांविधिक निकाय कहते हैं वो है। याद रखिएगा 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर जो है वो नीति आयोग का गठन किया गया है। तो पहले इसे किस नाम से जानते थे? तो योजना आयोग के नाम से जानते थे, लेकिन 2015 से इसे हम किस नाम से जानने लगे? तो नीति आयोग के नाम से जानने लगे हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है वो चुनाव आयोग से है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 ये जो है भारत के संविधान में है और इसके अनुसार जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधान मंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण जो है निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत। हमारा अगला सवाल है कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और वीडियो को आप तक पहुँचाने में जो है वो बहुत मेहनत लगती है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, उपचुनाव। उपचुनाव आप सभी को पता होगा। मान लीजिए कोई सांसद है या कोई विधायक है और वो जो है वो अपने स्थान से जो है इस्तीफा दे देता है, तो क्या होता है? दोबारा जो है वो उपचुनाव होता है। तो याद रखिएगा। देखिए 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे पूछा गया था 2020 में। और व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचित सदस्य के निधन, इस्तीफे या हटाए जाने के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहा जाता है? बाई इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से हटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपसे पूछ रहा है ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत करी गई थी? तो ये हमारा जो है बहुत ही पॉपुलर सवाल है और बार बार आपसे पूछा जाता है। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी 2008 में ये पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये किया गया था। तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो है वो नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। हमारा अगला सवाल है कि आम चुनावों में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आप सभी को पता है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? तो 1988 में। लागू कब हुआ? तो 1989 में। ये आपका सवाल जो है 41वीं बीपीएससी पूरी 1996 में आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो है यदि एक राज्य और एक चुनाव लागू किया जाता है, जैसे कि अभी सरकार जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कर रही है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अनुच्छेद 83 में भी संशोधन करना पड़ेगा और 172 में भी करना पड़ेगा और 356 में भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो ई विकल्प होगा उपयुक्त में से एक से अधिक ये हमारा सही हो जाएगा। आपसे 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम में 2022 में एक सवाल पूछा गया था और एक बार जो है वो हम इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में यदि एक राज्य या राष्ट्र एक चुनाव या जिसे वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समानुरूप करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्या है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है उसी समय
समय क्या है कि सभी राज्यों में जो है लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा तथा लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को भी उसी के अनुरूप जो है वो समायोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य के विधानसभाओं में समय पूर्व भंग या विघटित होने की स्थिति में जो है संदर्भ में तदनुरूप जो है वो प्रावधान करने होंगे। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, ठीक है, और अनुच्छेद 85 और 172, 174, 356 इनमें जो है वो प्रावधान या संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो सौंप दी थी। हाल ही में आपको ये बिल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। ठीक है, तो ये कौन देगा, तो आप सभी को पता होगा कि ये कौन देगा। तो ये जो देगा वो हमारा जो है चुनाव आयोग देगा, क्योंकि चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की है, तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्र दलों का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है और इसके लिए वह कुछ मानदंड जो है वो घोषित करता है। हमारा अगला सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जिसे हम वीवीपैट कहते हैं, इसका संस्करण क्या है। इसका संस्करण क्या है, M1, Z1, M3 या Z3 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो संस्करण है वो कौन सा है, तो M3 संस्करण है, याद रखिएगा। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 का ये पूछा गया सवाल है। और वैसे भी जो है ईवीएम और वीवीपैट पर जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल आजकल उठने लगे हैं, तो याद रखिएगा, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध जो है अनुच्छेद 324 में जो है वो किया गया है, 324 में किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को जो है पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाले मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, अतः इसका जो सही विकल्प होगा वो हमारा सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व जो है वो चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट मिलना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हम सही जवाब जानने से पहले एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, निर्वाचक प्रतीक और आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार जो है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग जो है वो तब स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी हो जाए। तो शर्तें कौन कौन सी हैं, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या अन्य राज्यसभा की या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े हुए कुल वैध मतों का जो है कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। मतलब जितने वोट पड़े हैं और जो वैलिड हैं उनका कम से कम 6% वोट हो और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा की सीटें हों, तो वो पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएगी। ठीक है, कौन सी पार्टी घोषित हो जाएगी, तो वो भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा उसको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो है उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनावों में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। मतलब अगर 100 सीट है तो वहाँ पे 2 सीट कम से कम उनको प्राप्त हों। इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा। ठीक है, तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही राज्य से जो है वो 2% सीट मिल गई हो, ये कम से कम जो है वो 3 राज्यों से चुने हों। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो तीसरा विकल्प हमारे ये है कि कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल का मान्यता हो, केवल एक राज्य में नहीं होगा। जैसे आम आदमी पार्टी ने जब शुरुआत की थी तो वो केवल दिल्ली से ही चुनाव लड़ती थी और दिल्ली में उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था, तो इस हिसाब से आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का जो है वो 10%, तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
देखिए 2 राज्यों में वैध वोट का जो है 15%, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और 4 या इससे अधिक राज्यों में जो है वो हमारा वैध जो वोट है उसका जो है 4%, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और ये जो है ये भी हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि कम से कम जो है वो 6% वोट तो होने ही चाहिए और उसके साथ में कम 4 लोकसभा की सीट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे ये जो सवाल है थोड़ा सा टफ है और छठवीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो किससे है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा से है, या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से है, या न्यायिक जो है वो पुनरावलोकन से है, या दल विरोधी कानून से है। तो ये जो 10वीं हमारी अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से है, इसीलिए हमारा 10D विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत जो है वो मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या है। आम आदमी पार्टी क्या है, तो आपको बताना है कि राज्य पार्टी है, या राष्ट्रीय पार्टी है, या क्षेत्रीय पार्टी है, या पंजीकृत पार्टी है। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, देखिए आम आदमी पार्टी क्या है, एक राज्य पार्टी भी है और राष्ट्रीय पार्टी भी है, इसीलिए हमारा जो है हमारा जो उपयुक्त में से एक से अधिक जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कब पूछा गया, तो 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है। दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु दावा किया था। और इस संबंध में जो है निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में जारी अधिसूचना के तहत अब इसे जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का जो है वो दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, जब क्वेश्चन ये पूछा गया था तब ये केवल केवल क्या थी, एक राज्य की पार्टी थी। तो याद रखिएगा, अब ये राज्य पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी दोनों है। हमारा अगला सवाल है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। ठीक है, तो ये आपका 1999 का सवाल है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी। अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा आपका सही है वो आपको बताना है। देखिए आपसे कह रहा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है और राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। और राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 38 राज्य स्तरीय दल जो हैं वो थे। ठीक है, तो इनमें से आपसे कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये चारों के चारों जो विकल्प हैं वो आपके सही दिए गए हैं। तो इसीलिए हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 44वीं बीपीएससी प्री 2001 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई और राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। निर्वाचन प्रतीक और आदेश 1968 के अनुसार वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें जो है वो जीतता है। वो लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें प्राप्त करता है। और 1999 की 13वीं लोकसभा के चुनाव में 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने जो है वो हिस्सा लिया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे हम मार्क्सिस्ट कहते हैं या मार्क्सवादी कहते हैं, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल पीपल्स पार्टी। हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 को जो है वो सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि सबसे पहले जो हम जानते हैं वो मिला लेते हैं। तो देखिए
हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हों, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1964 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हमारा 1984 में हुई थी, 1984 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हमारा 1998 में हुई थी। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला, उसके बाद दूसरे का कौन सा, तीसरा। तो 1 और 3 और 4 और 2, 1 3 4 2 हमारा कौन से विकल्प में आपको दिख रहा है? तो 1 3 4 2 हमारा जो है वो बी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे 2023 में आपसे ये पूछा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा अगर आप लिखेंगे तो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की कब हुई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की कब हुई थी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की कब हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखिए एक्टिविटी जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। आपको एक्टिविटी करने से क्या होता है कि आपको चीज़ें जो है वो याद रह जाती हैं। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 और बहुजन समाज पार्टी 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो 1998 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा अगला जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है और आपको बताना है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान जो है वो किस में दिया गया है, ठीक है। संविधान में जो संशोधन होता है उसका प्रावधान जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर भी कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।